इस घटना को देखो क्या है, बताया था ना इसके बारे में। ऊर्ध्वपातन या कहते हैं सब्लिमेशन। क्या होता है, जब किसी ठोस को गर्म करा और वो ठोस द्रव में बदल ही नहीं रहा, सीधा गैस अवस्था में ही बदल गया। सीधा किस में बदल गया? गैस अवस्था में। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे ही वाष्प या गैस अवस्था में बदल जाता है तो यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तथा ऐसा पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाता है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल है नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, ये सब एग्जाम्पल हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ के। ठीक है, अगला हेडिंग है ऊर्ध्वपातन के लाभ क्या हैं हमें। हेडिंग है ऊर्ध्वपातन के लाभ। ऊर्ध्वपातज पदार्थ युक्त मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, मतलब ऊर्ध्वपातज कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें ऊर्ध्वपातज पदार्थ है और आपको उसे अलग करना है, तो ऊर्ध्वपातन से ही तो अलग करोगे। ये तो एक लाभ है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि रेत में कपूर मिला के दे दिया किसी ने कि कपूर को अलग करो, तो रेत और कपूर को गर्म कर दो आप, कपूर तो सारा ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदल के अलग हो जाएगा, और उसकी जो गैस है उन्हें इकट्ठा करके ठंडा कर लो, वह गैस जो है ठंडी होकर सीधी ठोस अवस्था में मिल जाएगी। तो रेत और कपूर को अलग कर सकते हैं ना ऊर्ध्वपातन विधि से, तो ये लाभ है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातन के लाभ में ऊर्ध्वपातज पदार्थ युक्त मिश्रण का पृथक्करण। जैसे नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म कर दो, अमोनियम क्लोराइड उड़ेगा भाप बन के, और उसकी भाप को ठंडा करोगे तो फिर दोबारा से ठोस अवस्था में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। अगली हेडिंग आते हैं संघनन। क्या है संघनन? संघनन को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या होता है? जब किसी वाष्प या गैस को ठंडा करके द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है तो यह घटना संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। मतलब संघनन का मतलब गैस को या वाष्प को ठंडा करो और द्रव अवस्था में उसे बदल दो। द्रव अवस्था में जब बदल दोगे तो इस घटना को हम संघनन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, ठंडे पानी के गिलास की दीवार पर बाहर की ओर जल की बूंदों का एकत्र हो जाना। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि यदि आपके पास एक गिलास में पानी रखा हुआ है, यहाँ तक पानी है, तो गिलास के बाहर ये बूंदें इस तरीके से जम जाती हैं। ये इसलिए जम जाती हैं क्योंकि बरसात के दिनों में बाहर नमी होती है, बहुत ज़्यादा वाष्प होती है, और वो वाष्प इस ठंडे गिलास की दीवार से टच होकर द्रव की बूंदों में बदल जाती है। तो द्रव की बूंदें वायुमंडल से आती हैं, ना कि गिलास के अंदर से, तो इसे कहते हैं संघनन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो। कढ़ाई या कुकर के ढक्कन पर जल की बूंदों का एकत्र हो जाना। आपका कढ़ाई या कुकर का ढक्कन है, आप जब उस कढ़ाई के ढक्कन को उठाते हो या कुकर के ढक्कन को उठाते हो तो ढक्कन के ऊपर आपको जल की बूंदें दिखाई देती हैं बहुत सारी। वे इसलिए दिखाई देती हैं कि नीचे से तो भाप आ रही थी और ढक्कन था वो ठंडा, तो ठंडे ढक्कन पर जब भाप के कण टकराएंगे तो भाप के कण क्या हो जाएंगे? द्रव की बूंदों में बदल जाएंगे, तो इसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। अब देखो, यहाँ एक हेडिंग है नोट। देखो ये लिखी हुई है नोट हेडिंग। जब वाष्पन के बाद तुरंत संघनन हो रहा हो तो इन दोनों क्रियाओं को कुल मिलाकर हम कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं? आसवन। वाष्पन प्लस संघनन बराबर आसवन। ठीक है, ध्यान रखना, वाष्पन और संघनन जब दोनों बारी बारी से हो रहे हो तो इसे आसवन कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बर्तन है और इस बर्तन को हम गर्म कर रहे हैं और इस बर्तन में भरा हुआ है पानी, और यहाँ मेरे पास एक बड़ी सी प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर रखे हुए हैं बर्फ़ के टुकड़े। ध्यान रखना, किसके टुकड़े हैं? बर्फ़ के। ये बर्फ़ के टुकड़े हैं हमारे पास इसके ऊपर प्लेट के। तो हमने क्या काम करा, यहाँ से ये मान लो प्रेशर कुकर है, इसकी सीटी में एक पाइप लगा दिया और पाइप से हम भाप को यहाँ छोड़ रहे हैं। हमारे पास ये पानी है, पानी को गर्म करके भाप बना रहे, तो ये तो हो रहा वाष्पन।
क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। और ये भाप जब इस ठंडी प्लेट के नीचे लगेगी तो वो वाष्प किस में बदलेगी, द्रव की बूंदों में। और यहाँ से द्रव की बूंदें नीचे टपकती रहेंगी, बारिश होती रहेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, संघनन। यहाँ क्या हो रहा है, संघनन। तो जब वाष्पन और संघनन, ये तो वाष्पन हो रहा, पानी को गर्म करके भाप में बदल रहे, और फिर भाप को ठंडा करके द्रव में बदल रहे। तो इसका मतलब वाष्पन और संघनन दोनों एक साथ चल रहे। जब वाष्पन और संघनन दोनों एक साथ चलते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं, इस घटना को हम कुल मिलाकर आसवन कहते हैं। आया ना समझ में। देखो देखो, आपके पास एलपीजी गैस है, उस गैस के ऊपर दाब बढ़ा हुआ, दाब बढ़ाने से एलपीजी द्रव में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, द्रव में। अब देखो 10वें क्वेश्चन को, देखो 10वां क्वेश्चन। निम्न तापमानों को डिग्री सी में बदलिए। हमें कुछ टेम्परेचर दे रखे और उन टेम्परेचर को हमें बदलना है डिग्री सी में। बड़े आसान है भाई। पहला दे रखा है इन्होंने 300 केल्विन, तो इसमें से 300 केल्विन में से 273 घटा दो, डिग्री सी में बदल जाएगा 27 डिग्री सी। जब भी केल्विन को डिग्री सी में कन्वर्ट करना हो 273 घटा देना चाहिए। बहुत आसान सवाल है। 573 केल्विन है, इसे डिग्री सी में कन्वर्ट करना, तो 573 केल्विन में से 573 केल्विन में से 273 घटा दो आप, 300 डिग्री सी में कन्वर्ट हो गया है। कर लोगे इस काम को। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन दिया, निम्न तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री सी, भाई 100 डिग्री सी तो जल का क्वथनांकी है, तो 100 डिग्री सी से ऊपर तो गैसीय अवस्था में ही होगा। तो 250 डिग्री सी पर कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में। 100 डिग्री सी पर जल कौन सी अवस्था में होगा, द्रव और वाष्प दोनों में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सी पर वो द्रव भी हो सकता है यानी पानी, और 100 डिग्री सी पर भाप भी हो सकता है, दोनों अवस्थाओं में होगा। ध्यान रखना इस चीज का, कभी 100 डिग्री सी पर आप केवल वाष्प अवस्था लिखिए हो। 12वां क्वेश्चन देखो क्या है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। भाई अवस्था परिवर्तन, जैसे हमने बात करी थी कि 0 डिग्री सी के बर्फ को 0 डिग्री सी के पानी में बदलने के लिए जब आप ऊष्मा दोगे तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब 100 डिग्री सी का पानी है, आप उसे ऊष्मा दोगे 100 डिग्री सी की भाप में बदलेगा, पर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण पता क्या है, जब आपकी पदार्थ की अवस्था बदलती है और आप ऊष्मा देते हो तो वो ऊष्मा उसका ताप इसलिए नहीं बढ़ाती क्योंकि दी गई ऊष्मा पदार्थ की अवस्था को बदलने में लग जाती है। जो ऊर्जा आप दे रहे हैं वो पदार्थ की अवस्था को बदल रही है, ना कि उसका ताप बढ़ाती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सवाल दोबारा देखो एक बार क्या है। सवाल है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अब देखो उत्तर, क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान दी या ली जाने वाली ऊष्मा कणों के ताप को न बदलकर केवल उनकी गतिज ऊर्जा को बदलती है। केवल किसे बदलती है, गतिज ऊर्जा को। गतिज ऊर्जा को बदलती है, इसलिए ताप तो बदलेगा ही नहीं, गतिज ऊर्जा बदलेगी सिर्फ। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। बिल्कुल, देखो जरा, दाब बढ़ाकर व ताप घटाकर हम ऐसा कर सकते हैं। दाब को तो बढ़ा दो, दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और ताप को घटा दो, ताप को घटाने से उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा कम करोगे तो भी वे द्रव की तरफ को रुख करेंगे। गैस को दबाओगे तो उनके कणों के बीच की दूरी घटेगी, तब भी वे गैस के कण द्रव की तरफ को रुख करेंगे। तो द्रव में बदलने के दो तरीके हैं, एक तो दाब को तो दो बढ़ा और ताप उनका घटाते चले जाओ, तो वे जो हमारे पास गैसें हैं वे किस में बदलनी शुरू हो जाएंगी, द्रव में। अगला देखो हेडिंग, अगला हेडिंग है वाष्पन या वाष्पीकरण भी कहते हैं।
इंग्लिश में कहते हैं इवोपरेशन। क्या होता है पता चल गया होगा, द्रव को गर्म करो और वो भाप में बदल जाएगा। द्रव को गर्म करो, किस में बदल जाएगा? भाप में। किसी द्रव का किसी भी ताप पर उसके स्वतंत्र तल से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। देखो, एक बर्तन में आपने द्रव भर रखा है यहाँ, तो इसके तल से यहाँ से क्या होता रहता है? द्रव के कण किस में बदलते रहते हैं? वाष्प में। इसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी भी ताप पर हो सकती है वाष्पीकरण की क्रिया, किसी भी ताप पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाष्पीकरण की क्रिया के लिए गर्म करना पड़ेगा आपको पदार्थ को। आपने देखा बरसात के दिनों में या सर्दियों के दिनों में जो आइसक्रीम होती है ना, बर्फ की सिल्ली देखोगे, बर्फ की सिल्ली में से भी भाप निकलती रहती है, आपके मुंह में से भी भाप निकलती रहती है। सर्दियों में दिखाई देती है, निकलती तो है गर्मियों में भी। तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। देखो, वाष्पीकरण की क्रिया क्वथनांक से कम ताप पर ही होती है। एग्जाम्पल, फर्श पर गिरे पानी का सूख जाना। यदि आपके फर्श पर पानी गिर जाता है घर में, तो वो पानी सूख भी तो जाता है अपने आप, या उसे भाप में बदलने के लिए फर्श को गर्म करना पड़ेगा आपको? नहीं तो वो तो अपने आप ही क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है पानी अपने आप ही। तो अपने आप जब वाष्पित होता है तो इसे ही कहते हैं वाष्पीकरण। अगली हेडिंग है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? इसमें पहला कारक है ताप। यहां लिखा हुआ है कि वाष्पन अनुक्रमानुपाती होता है वातावरण के ताप के। जितना ज्यादा वातावरण गर्म होगा, वाष्पन उतना ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कि गर्मियों में तेज धूप में, गर्मियां जब भी होती हैं, आपकी मम्मी जब कपड़े धोकर उन्हें फैलाती है तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि क्या होता है? वातावरण का ताप ज़्यादा होता है। ताप ज़्यादा होगा तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी। ठीक है, समझ में आई बात? नंबर 2 है सतह का क्षेत्रफल। वाष्पन की क्रिया अनुक्रमानुपाती होती है सतहीय क्षेत्रफल के। सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पन तेजी से होगा या वाष्पीकरण तेजी से होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपकी मम्मी ने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद उन्हें निचोड़ दिया, निचोड़ने के बाद उनकी रस्सी सी बन गई। क्या उस रस्सी सी को जौ के तू डाल देती हैं तार के ऊपर में? नहीं, कपड़े को फैलाकर डालती हैं, क्योंकि फैलाकर डालने से क्या होता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है, जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। फैलाकर डालते हैं उन्हें तो जल्दी सूखते हैं, पता है ना इस बात का? आप जब बाथरूम से नहाकर आते हो तो आपका जो टॉवल है, उस टॉवल को यानी तौलिए को आप फैलाकर ही तो डालते होंगे। ठीक है, फैलाकर डालते होंगे ना, जिससे वो जल्दी सूख जाए। यदि आपने उसे जो का तू ऐसे ही डाल दिया, उसका क्षेत्रफल कम रहने दिया, तो फिर तो वो जल्दी नहीं सूख पाएगा, यानी वाष्पन की क्रिया बहुत कम होगी उसमें। तो फैलाकर कपड़े इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पन की क्रिया उतनी तेजी से होगी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है। जब सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं ना, और मम्मी उन्हें पीने के लिए दूध या चाय देती है, तो चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए वे क्या करती हैं? एक बड़े से मुंह के बर्तन में डाल देती हैं दूध या चाय। यहाँ जिस बर्तन का मुंह बड़ा होगा ना, ये वाला, ये, तो वो दूध या चाय फैल जाएगा, और जब वो फैल जाएगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सतहीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और सतहीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी, और वो चाय या दूध जो भी है वो जल्दी ठंडा होगा। चाय हो, दूध हो, सब्जी गरम गरम है जल्दी खानी, दाल गरम गरम है जल्दी खानी, तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी एक बड़े से बर्तन में दे देती है आपको खाने को। ऐसा वो इसलिए ही करती हैं क्योंकि बड़े से बर्तन में देंगी ना खाने के लिए, तो वो खाने की चीज़ या पीने की चीज़ ज़्यादा फैल जाएगी, उसका सतही क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पन की गति तेज हो जाएगी, वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी। जितना भाप उसमें से उठेगी उतना जल्दी ठंडा होगा वो। समझ रहे ना? मतलब उन्होंने भले ही विज्ञान ना पढ़ रखा हो आपकी मम्मी ने, पर उन्हें पता है सारी बातों का। वे दैनिक जीवन में हुई घटनाओं से ही सीख लेती हैं विज्ञान को। ठीक है, अब आप उनसे पूछने लग जाओ कि मम्मी बताना जरा वाष्पन किसे कहते हैं,
और वाष्पन का सतह के क्षेत्रफल का वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सतहीय क्षेत्रफल किस प्रकार प्रभावित करता है वाष्पन को। तुम्हें कोई बता पाएंगे आपको नहीं, पर मैं दैनिक जीवन में इस चीज का प्रयोग करती हैं। खाने की चीज को ठंडी करने के लिए वे बड़े बर्तन, बड़े मुंह के बर्तन का प्रयोग करती हैं। ठीक है। तीसरा देखो, वायु की आर्द्रता। आर्द्रता कहते हैं नमी को। हवा में नमी, देखो वाष्पन की क्रिया व्युत्क्रमानुपाती होती है वायु की आर्द्रता के, यानी दोनों दुश्मन हैं। हवा में ज्यादा नमी है तो वाष्पन धीरे धीरे होगा, हवा में नमी कम है तो वाष्पन तेजी से होगा। आपको पता है कि बरसात के दिनों में क्या होता है, हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है बरसात के दिनों में, और बरसात के दिनों में हवा में नमी ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे बरसात के दिनों में। ठीक है। तो वायु की आर्द्रता, वायु में जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी वाष्पन की गति उतनी कम हो जाएगी, उतना जल्दी वाष्पन की क्रिया नहीं होगी, तो देर से होगी वाष्पन की क्रिया। बरसात के दिनों में तो कपड़ों का सूखना ही मुश्किल हो जाता है और हमारी मम्मी परेशान रहती हैं बहुत ज़्यादा। देखो नंबर 4, वायु का वेग। बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये जो वाष्पन होता है ना, इसकी गति अनुक्रमानुपाती होती है वायु के वेग के। हवा जितनी तेज चलती है ना, कपड़े उतनी जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो वाष्पन की गति भी बढ़ जाती है, वाष्पन का वेग भी बढ़ जाता है। और उदाहरण दे रहा, चलो कपड़े तो बहुत देर हो गए सुखाते हुए। आपने कभी देखा होगा कि घर में आपकी माताजी जब फर्श के ऊपर पोछा लगाती है ना पानी का, तो पोछा लगाने के बाद पंखा चला देती हैं। पंखा चलाने से क्या फायदा होता है, फर्श के ऊपर जहाँ पोछा लगा है वहाँ हवा लगेगी, वायु का वेग वहाँ बढ़ेगा, और यदि वहाँ हवा लगेगी ना तो वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी और आपका पोछा जो फर्श है, जो आपने जिसके फर्श के ऊपर पोछा लगाया है, वो फर्श जल्दी सूख जाएगा, वाष्पन की क्रिया तेजी से हो जाएगी पंखा चलने पर। तो तभी तो लिखा है यहाँ कि वाष्पन अनुक्रमानुपाती होता है वायु के वेग के। इसके अलावा एक बात और है, तुमने देखा होगा कि जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाती है ना चम्मच से, तो चम्मच में उसने खाना लिया और फिर उसके ऊपर फूंक मारती है ना फूंक। अब वो फूंक क्यों मारती है, क्योंकि खाने के उस चम्मच के ऊपर जो फूंक मारी जाएगी तो उस खाने के ऊपर वायु का वेग बढ़ेगा, और वायु का वेग बढ़ने से वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी, और वाष्पन की क्रिया जितनी तेज होगी, खाना चम्मच में जो रखा हुआ है वो उतना जल्दी ठंडा होगा और बच्चे का मुंह नहीं जलेगा। तो बताओ यहाँ भी विज्ञान नहीं है क्या, है ना विज्ञान। तो विज्ञान तो हमें दैनिक जीवन में बहुत चीजें सिखाता है, बहुत कुछ। तो वायु का वेग जितना ज्यादा होगा वाष्पन की क्रिया उतनी तेजी से होगी। अगले हेडिंग पर आते हैं, चलो। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जब वाष्पन की क्रिया होती है तो कोई भी चीज ठंडी क्यों हो जाती है, वाष्पन के कारण कोई भी चीज ठंडी क्यों हो जाती है। अभी हमने बहुत सारी खाने पीने की चीज वाष्पन के कारण ठंडी की हैं। इसलिए हो जाती है क्योंकि जो अणु भाप बन के उड़ेगा ना, जो भी उड़ेगा वो अपने साथ ऊर्जा लेके उड़ेगा, उसे उड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए और उसमें ऊर्जा का प्रयोग करता है वो उड़ने के लिए। आप अपने हाथ के ऊपर पेट्रोल की कुछ बूंद डाल के देखना, कभी आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा ठंडा ठंडा पेट्रोल, ग्लीसरीन, पेट्रोल डाल लो या स्प्रिट डाल लो हाथ के ऊपर, ठंडा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि पेट्रोल जब उड़ेगा ना भाप बन के, तो वो हमारे हाथ से ऊष्मा लेके उड़ेगा, उसे एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए और हमारे हाथ को ठंडा कर देगा, है ना। थिनर भी तो ठंडा कर देता है हमारे हाथ को, जो नेल पॉलिश रिमूवर जिसे आप कहते हो, नेल पॉलिश रिमूवर। देखो, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखो, वाष्पीकरण के कारण शीतलता इसलिए होती है क्योंकि द्रव वाष्पित होने के लिए वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करता है। जो भी चीज उसके संपर्क में है उसी से ऊष्मा को वो ग्रहण करेगा भाप में बनने के लिए, और ऊष्मा को ग्रहण करेगा तो उस चीज से जिससे वो ऊष्मा ग्रहण करेगा उसे क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, उसे क्या कर देगा, ठंडा। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम प्लाज्मा की। हमारी हेडिंग है प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था, ठोस द्रव गैस के बाद प्लाज्मा। इस अवस्था में कणों की ऊर्जा व ताप बहुत अधिक होता है।
ठीक है, ध्यान रखना। तथा कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, यानी गैस जब आयनों में बदल जाती है उस रूप में होते हैं। एग्जाम्पल है नियॉन बल्ब, नियॉन की लाइटें आती हैं रंगीन, उसमें पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब, इसमें भी ट्यूब लाइट हैं फ्लोरेसेंट, इसमें भी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है। सूरज, सूर्य में भी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में उपस्थित है। तारे, ये भी सब प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में यदि एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो ये लाइनें आपको लिखनी है, यदि टिप्पणी लिखने के लिए आती है। उसके बाद हम बात करेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बोस का मतलब सत्येंद्र नाथ बोस, फिर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। 1920 में एस.एन. बोस ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने सबसे पहले इस पांचवी अवस्था के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्हीं सारी बातों को पढ़ा जो एस.एन. बोस ने लिखी थी पांचवी अवस्था के बारे में। फिर 2001 में अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा खोज करी गई इसकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। इसका क्या खासियत है कि वायु के घनत्व के 1/1 लाख घनत्व वाली गैस को, मतलब जो वायु का घनत्व है उसका घनत्व 1 लाख गुना कम कर दो, 1/1 लाख घनत्व कर दो उसका, और उस गैस को बहुत अधिक ठंडा करके इस अवस्था को प्राप्त किया जाता है। सुनो ध्यान से, हमने पढ़ा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में सबसे पहले सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनकी कैलकुलेशंस पर ही आगे खोज करी थी। फिर 2001 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, फाइनल टच दिया इसे 2001 में। उससे पहले नहीं पता था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है और क्या खासियत होती है कि वायु के घनत्व के, जो हवा का घनत्व होता है ना, उसके 1/1 लाख घनत्व वाली गैस को बहुत अधिक ठंडा करके इस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, इस अवस्था को प्राप्त किया जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा करके। इतना लिख कर आना है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर होता है। एक तरफ हमने लिखा वाष्पन और एक तरफ लिखा क्वथन। क्वथन माने क्या होता है? उबलना, पता है ना। वाष्पन माने किसी भी ताप पर भाप में बदलना। तो वाष्पन की क्रिया में लिखा हुआ है किसी भी ताप पर हो सकता है। वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है। बर्फ में से भी वाष्पन होता है, नदियों नहरों में से भी वाष्पन होता है। और क्वथन एक निश्चित ताप पर ही होता है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है। वाष्पन केवल सतह पर होता है बेटे, सतह पर जो स्वतंत्र तल है। और क्वथन प्रत्येक गहराई पर होता है। नीचे से भी बुलबुले बन के आते हैं तली में से बहुत। क्वथन उबलते समय तो देखा होगा आपने। वाष्पन ये धीमी गति से होता है वाष्पन की क्रिया, और क्वथन होता है तीव्र गति से, बहुत तेजी से उबलती है कोई चीज जब उबलती है। वाष्पन वायु के वेग व नमी से प्रभावित होता है वाष्पन, और क्वथन वायु के वेग व नमी से अप्रभावित। क्वथन के ऊपर वायु के वेग और नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये 4 अंतर आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से जरा। क्वेश्चन नंबर 14, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? जब गर्म और शुष्क दिन है, वातावरण में नमी नहीं है, तो कूलर बहुत बढ़िया काम करेगा। और यदि वातावरण में नमी है, बरसात वाली गर्मी है, तो कूलर बिल्कुल भी बढ़िया काम नहीं करेगा। कूलर अच्छा काम इसलिए करता है क्योंकि वहाँ जब बिल्कुल हवा में नमी नहीं है, तो कूलर के, आपको पता है कूलर के पंखे के 3 तरफ लगे होते हैं पैड, इस तरह घास के पैड लगे होते हैं। उन पैड के ऊपर जब पानी गिरता है तो पानी भाप में बदलता है, वाष्पित होता है, वहां से वेपोराइजेशन होता है, वाष्पन। और जितना ज़्यादा वाष्पन होगा उतना ज़्यादा में पैड के अंदर जो पानी है ना, जो वहाँ चल रहा है, वो ठंडा होगा। और कूलर का पंखा उस ठंडे पैड के अंदर से ठंडी हवा को खींच लेगा। तो इसलिए जब ड्राई डेज होते हैं, यानी गर्मियों के शुष्क दिन, तो कूलर बहुत अच्छा काम करता है उस दौरान, क्योंकि वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है ना। अब यदि बरसात की गर्मी में आप कूलर चला दो ना, चिपचिपे हो जाओगे, पूरे चिपचिपे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको।
तो बरसात के दिनों में तो एसी ही सही काम करेगा, कूलर नहीं सही काम करने का। अच्छा, दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि आपने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, गर्मियों में घड़े में पानी रख देते हैं और घड़े में रखा हुआ पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, मज़ेदार तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत ठंडा हो जाएगा। क्योंकि घड़े में छिद्र होते हैं बहुत सारे पतले पतले, और उनसे पानी वाष्पित होता रहता है। पानी क्या होता रहता है? वाष्पित। जितना ज़्यादा पानी वाष्पित होगा, भाप में बदलेगा, उतना ही वो हीट को, ऊष्मा को लेके उड़ेगा, और जितना ज़्यादा ऊष्मा को लेके उड़ेगा पानी को उतना ठंडा करेगा। इसलिए घड़े का पानी अपने आप ही ठंडा होता रहता है। ध्यान रखना, बहुत काम की बात है। वाष्पन की वजह से टेम्परेचर घटता है। इन्होंने हमें क्या कहा, देखो, यूं कहा कि जो दिन गर्म और शुष्क होंगे उनमें कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो यहाँ जवाब है क्योंकि कूलर अपने जल को अधिक से अधिक वाष्पित करता है, जिसके लिए वह वातावरण से ऊष्मा लेता है, अतः वातावरण को ठंडा कर देता है। जितना ज़्यादा वाष्पित होगा वातावरण से ही तो ऊष्मा लेगा उड़ने के लिए, और उतना ज़्यादा ही ठंडा करेगा। ठीक है, इसीलिए कूलर शुष्क दिनों में बहुत बढ़िया काम करेगा, बरसात में नहीं अच्छा काम करता कूलर। बरसात की गर्मियों में तो बहुत खतरनाक है कूलर। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 15, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? अभी बता दिया मैंने आपको, क्योंकि गर्मियों में घड़े के छिद्रों से जल का वाष्पन तेजी से होता है, जिसके लिए जल से ही ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल से ही, इसलिए पानी ठंडा हो जाएगा। जहाँ वाष्पन की क्रिया होगी वहाँ तो ताप घटेगा ही, पक्की बात है। वाष्पन की क्रिया होने से ताप घटता है। हमारा जो शरीर है ना, हमारी त्वचा में भी बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों से भी लगातार पानी भाप बन के उड़ता रहता है। इसलिए हमारा शरीर नॉर्मल यानी ठंडा रहता है, हमारा शरीर ज़्यादा गर्म नहीं रहता। जब भी शरीर गर्म होगा जब भी एकदम भाप निकलेगी यहाँ से बहुत ज़्यादा, और यदि वातावरण में नमी ज़्यादा है तो वो भाप निकल नहीं पाने की, फिर वो पसीना पसीना नजर आएगा आपको, यदि वातावरण में नमी है। ठीक है, चलो 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन क्या है देखो जरा ध्यान से। 16वां क्वेश्चन है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन डाल लो या इत्र, इत्र माने परफ्यूम, या पेट्रोल हाथ पे डाल लोगे तो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भाप बनकर उड़ना है, और भाप बनकर उड़ने के लिए उसे ऊष्मा चाहिए, और ऊष्मा कहाँ से लेगा? हथेली से, इसलिए ठंडा कर देगा हथेली को, क्योंकि ये वाष्पित होते समय ऊष्मा हमारी हथेली से ही लेते हैं, इसलिए। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कप से आपको दूध पीना है तो मुश्किल है, और आप प्लेट से दूध को पियोगे तो ज़्यादा आसान है। क्यों है आसान? पता चल गया होगा, क्योंकि प्लेट में डालने पर सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पन तेजी से होता है, जिसके कारण दूध या चाय जल्दी ठंडे हो जाते हैं। दूध या चाय क्या हो जाते हैं? जल्दी ठंडे, क्योंकि वाष्पन क्या होगा? तेजी से होगा, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वे पसीने को अवशोषित करते रहते हैं तथा कपड़ों से पसीना वाष्पित होता रहता है। कपड़ों से पसीना क्या होता रहता है? वाष्पित। इसलिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा पसीने को अवशोषित करते रहें। ठीक है बेटे, तो कुल मिला के बात यह है कि हमने इस चैप्टर को, 1 मिनट में चेक कर लूँ ज़रा, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बेटे, पहला चैप्टर था, हमने इसे कंप्लीट कर दिया पूरी तरीके से।